असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम कैबिनेट ने एक अभूतपूर्व फैसला लिया। और अभूतपूर्व फैसला वो इस वजह से क्योंकि एक ऐसी रिपोर्ट को आगामी विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया गया जो 42 साल से दबाई गई थी। और वो रिपोर्ट है नेल्ली नरसंहार से जुड़ी हुई, उसकी जांच रिपोर्ट 42 साल से दबाई गई थी। और नेल्ली नरसंहार यानी कि वो नरसंहार जिसमें हजारों मुस्लिमों को महज 3 से 4 घंटे के अंदर मौत की नींद सुला दिया गया, हजारों महिलाओं हजारों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो भाग नहीं पाए। लेकिन इसके पीछे जिसको जिम्मेदार माना जाता है, जो रिपोर्ट है जो चीख चीख कर गवाही देती है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक जिद ने उन हजारों लोगों की जिंदगी छीनने का काम किया। तो नेल्ली नरसंहार है क्या और प्रधानमंत्री उस वक्त की इंदिरा गांधी इसके लिए क्यों जिम्मेदार हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि 42 साल तक वो क्यों दबाई गई वो रिपोर्ट और अब क्यों हिमंता उसको सामने लाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बात कही में मैं आपको नेल्ली नरसंहार से जुड़ी हुई एक एक परत खोलकर बताऊंगा। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब असम बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए चुपके से या जबरन असम की सीमा में प्रवेश करने लगे और खुद को भारत का नागरिक बताने लगे। धीरे धीरे कई गांवों में वो फैल गए। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध था उसके बाद तो इनकी घुसपैठ में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। और केवल बढ़ोतरी नहीं, वोटर आईडी कार्ड तक इन लोगों ने अपने में बनवा लिए, साठ गांठ करके वहाँ के लोकल कर्मचारियों से, लोकल सरकार के जो वहाँ की स्थानीय सरकार थी उसके अधिकारियों से साठ गांठ करके। हालांकि वहाँ के जो लोकल हिंदू जो असमीज़ हिंदू और असमीज़ मुस्लिम दोनों ने उन घुसपैठियों का विरोध किया। और ये केवल ये नहीं कि राज्य सरकार को पता था, केंद्र सरकार को भी इस बारे में जानकारी थी, लेकिन आंखें बंद की गई। और आंखें क्यों बंद की गई? क्योंकि वोट बैंक का मामला था। क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक थे, जो घुसपैठिए जो मुस्लिम आ रहे थे इस देश में, उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने वोट बैंक के लिए देख रही थी। और यही कारण था कि बार बार कांग्रेस उस समय से मुसलमानों का रहनुमा अपने को बताने की, अपने को साबित करने की कि जो मुसलमानों की रहनुमा पार्टी है तो वो कोई कांग्रेस है, उसको साबित करने की लगातार ये कोशिशें हो रही थी। और इसी कोशिशों के तौर पर इसको देखा गया। लेकिन 1979 में जब जो स्थानीय नागरिक थे वो हिंदू मुस्लिम, उनकी जब अनदेखी की गई, उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आसू ने आंदोलन का ऐलान कर दिया और साफ तौर पर कहा कि इन जो घुसपैठिए उनका वोट रद्द होना चाहिए। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। और उसका बड़ा रीजन था क्योंकि उस वक्त के अगर आप आंकड़े देखोगे तो 23 राज्यों में वो घुसपैठिए इतना प्रभाव, 23 जिलों में वो घुसपैठिए इतना प्रभाव जमा चुके थे कि बिना उनके राज्य सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। और इस बात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बखूबी समझ रही थी। और यही कारण था कि उन्होंने उसे वोट बैंक बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, असम के कल्चर को बर्बाद होने से भी कोई संकोच नहीं किया, कोई गुरेज नहीं किया और घुसपैठ होनी थी। और लेकिन मामला कब बिगड़ा, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। 1979 जो मंगलदोई लोकसभा सीट है और उस वक्त वहाँ पर जो स्थानीय सांसद थे जनता दल के हीरालाल पटवारी थे, उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उपचुनाव कराना था। उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां की, लेकिन हर कोई उस वक्त चौंक गया, चुनाव आयोग का हर अधिकारी चौंक गया जब उपचुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार की गई तो उसमें इतनी बढ़ोतरी देखी गई जो कहीं भी नहीं देखी गई। तब पता चला कि अवैध तरीके से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं। अगर आप एक एक तथ्य देखना चाहेंगे तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तथ्य हैं जो आप इंदिरा फाइल्स नाम की बुक है उसमें हर रेफरेंस के साथ एक एक तथ्य को सामने रखा गया है। इंदिरा गांधी जो इंदिरा फाइल्स के नाम से जो बुक है उसमें इंदिरा राज के ज़माने में जो 2 बड़े दंगे हुए उनका एक एक जिक्र है, जिसमें ये इस दंगे का भी जिक्र है, मुरादाबाद दंगों का भी जिक्र है।
यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को लेकर जो लोकल नागरिक, उसमें हिंदू भी शामिल थे, उसमें मुस्लिम भी शामिल थे, वो बार बार सरकार से मांग कर रहे थे कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड रद्द हों, घुसपैठियों को वापस उनके देश में भेजा जाए। लेकिन सरकार वोट बैंक के लालच में उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। और 1979 में जब उपचुनाव हुआ तब ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। और उसी समय दूसरी तरफ जो स्थानीय राज्य सरकार थी उसमें टूट हो गई। और टूट ऐसे हुई क्योंकि जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें टूट हुई। और उसका जो दूसरा गुट था, हजारिका सरकार के नेतृत्व में दूसरे गुट ने सरकार बना ली। लेकिन 3 महीने के अंदर वो सरकार गिर गई। हालांकि उसके बाद कांग्रेस के अनवरा तैमूर थे, उन्होंने खरीद फरोख्त करके जैसे तैसे सरकार बनाई। लेकिन 6 महीने के अंदर वो सरकार भी गिर गई, तो मजबूरी में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। हालांकि 1982 में कांग्रेस के ही केशव गोगोई थे, उन्होंने भी जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली। लेकिन वो भी 2 महीने से ज़्यादा सरकार चला नहीं पाए। 2 महीने के अंदर उनकी भी सरकार गिर गई और फिर से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। तो इस तरह से जो हलचल थी, जो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, वहाँ पर किस तरह से ये सब होता रहा, राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर लगातार घुसपैठ बढ़ती चली गई। और उस दौरान जो मैंने बताया ना, आसू जो अवैध घुसपैठियों का विरोध कर रहा था, उसके जवाब में एक और संगठन का उदय हुआ। वो था ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, यानी कि आमसू। उसने एक अजीबोगरीब मांग रख दी कि 1971 से पहले जो अवैध घुसपैठिए भारत में आ गए हैं, जो बस गए हैं, उनको नागरिकता दी जाए। बिल्कुल सारे संविधान को ताक पर रखकर अजीबोगरीब ये मांग रख दी। और हालांकि असम, ये आसू हो या असम गण परिषद हो या दूसरे संगठन हो, वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने कहा कि जो चुनाव होगा उससे पहले विदेशियों को बाहर करना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी अड़ गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो उनकी सरकार बड़ी आसानी से बन जाएगी। तमाम घुसपैठी जिनका वोटर आईडी कार्ड बन गया वो कांग्रेस को वोट देंगे, क्योंकि रहनुमाई पार्टी है कांग्रेस। ये मैसेज वो लगातार देने की कोशिश कर रही थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू को भी उन्होंने नज़रअंदाज किया, और जो असमिया संस्कृति या विरासत है उसको भी नज़रअंदाज करने की कोशिश की, केवल वोट बैंक के चलते। और उसके बाद चीज़ें लगातार कंट्रोल से बाहर होती, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास पात्र को, राज्यपाल का सलाहकार जो सुब्रमण्यम, तो उनको सलाहकार बनाकर भेज दिया। और उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें हर हालत में चुनाव चाहिए, जल्दी से जल्दी, और 1983 में चुनाव चाहिए। और 1983 चुनाव जीत के चलते चुनाव आयोग को वो ऐलान करना पड़ा। और 7 जनवरी से 21 फरवरी यानी 1983, 7 जनवरी 1983 से 21 फरवरी 1983 तक चुनाव का ऐलान करना पड़ा। और जो नेल्ली नरसंहार जहाँ से शुरू हुआ, वो घटना मैं आपको बताता हूँ। 14 फरवरी को नेल्ली में मतदान हुआ। हालांकि आसू या असम गण परिषद या दूसरे जो संगठन थे लोकल, वो लगातार विदेशी घुसपैठियों को वार्निंग दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि वोटिंग से दूर रहो, नहीं तो आपका सामाजिक बहिष्कार तो किया जाएगा। लेकिन ऐसे व्यापारियों को भी चेताया कि जो ऐसे घुसपैठियों को सामान देंगे तो उन पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। ये तमाम पहलू थे, तमाम चेतावनियाँ दी गई, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रही। और 16 फरवरी को नेल्ली के बाद जिस घटना ने आग में घी डालने का काम किया, चिंगारी दिखाने का काम किया, 16 फरवरी को नेल्ली गांव, वहाँ पर आदिवासियों के 5-6 बच्चों की डेड बॉडी मिली। और उसी गांव में 3 मुस्लिम बच्चों की डेड बॉडी मिली। तो आप समझ सकते हैं क्या हाल वहाँ पर गुजरा होगा। और 17 फरवरी को, इस 16 फरवरी की घटना थी, 17 फरवरी को जो अगला चरण था वोटिंग का, वहाँ पर पास के गाँव में ऐसे लोगों को वोट देने से रोकने की कोशिश की गई। वहाँ से मामला धीरे धीरे बिगड़ा। और 3 हिंदू गांव पर जो जानकारी है, जो तथ्य बताते हैं, 3 हिंदू गांव कौन कौन से थे, डाक चुकी, मीनापारा और धुला में खबर आई कि मुसलमानों ने हमला कर दिया। ये खबर थी। और इसके बाद तो जो मामला पकड़ा लगातार आग की तरह। उसके बाद 18 फरवरी की रात को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हमला हुआ, नंगा नाच हुआ एक तरह से मौत का। और महज 3 से 4 घंटे के अंदर हज़ारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें कई सारे हिंदू भी थे जो लोकल में, उनकी भी मौत हुई। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम की डेथ हुई, लेकिन बड़ी संख्या में, क्योंकि वो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पूरा मामला था। क्योंकि बच्चों की जिस तरह से डेड बॉडी मिली, उसके बाद स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। वो भी कब, मैं भी आपको एक और पहलू बताता हूँ, वो भी तब जब चुनाव आयोग तो खैर फैसला करना नहीं चाहता था। ये फैसला किया गया
जब 400 कंपनियां पैरा मिलिट्री फोर्सेस की थी और 11 आर्मी ब्रिगेड्स थी, तब ये घटना हुई। इसका मतलब उस वक्त की सरकार ने सख्त मैसेज नहीं दिया, नहीं तो ये दंगा रुक सकता था, क्योंकि एक मैसेज देना था अपने वोटरों के लिए। हालांकि जांच के लिए तिवारी आयोग बनाया गया, 547 पेज की रिपोर्ट बनी और हितेश्वर सेकिया जो उस वक्त की सरकार थी असम में, उसने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से मना कर दिया। किसी भी सूरत में सरकार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं थी। और इससे पहले अगर तथ्यों को देखें तो KPS गिल, बड़ा नाम था, उन्होंने भी सरकार को चेताया था और एक इंटरव्यू में स्वीकार भी किया कि सरकार को बताया गया था कि हालात ऐसी नहीं है कि वहाँ पर चुनाव कराए जाएं, क्योंकि जब तक अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक वोटर लिस्ट में को शुद्ध नहीं किया जाएगा। जो अभी फिलहाल आप बिहार चुनाव में भी देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री भी लगातार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने SIR चलाया, हालांकि कांग्रेस ने इस बार भी अवैध घुसपैठियों का साथ समर्थन देने का ऐलान किया। राहुल गांधी तो पदयात्रा उनके समर्थन में निकाल रहे थे। हालांकि ये तो अब सबके सामने, लेकिन मैं तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ। उस वक्त भी KPS गिल ने भी माना था कि बिना वोटर लिस्ट में सुधार किए, बिना घुसपैठियों को उभार के अगर चुनाव कराए जाएंगे तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है और कंट्रोल से बाहर हो सकती है और कानून को ताक पर रख दिया जाएगा। और वही हुआ जो उन्होंने कहा। पुलिस अधिकारियों और IB की रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि उन्होंने भी सेम यही रिपोर्ट दी थी जो KPS गिल ने बताया। और सरकार बनाने के लालच ने नेल्ली नरसंहार को अंजाम दिया। सरकार बनाने के लालच ने हजारों वेगनाओं की जिंदगी को लील लिया, मौत के घाट उतार दिया गया। और उस पर भी बेशर्मी ये कि कोई भी जो गुनहगार थे, इंदिरा गांधी का नाम ना आ जाए, उनके अधिकारियों का नाम इसमें ना आ जाए, वो फंस ना जाए, तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से रोक दिया। और यही कारण है कि अब हिमंता ने बड़ा कठोर और अभूतपूर्व फैसला लिया है और वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है कि जो हजारों लोगों की जान जिनकी वजह से गई, वो नाम सामने आने चाहिए कि किस तरह से साजिशन या वोट बैंक के लालच में किस तरह से इस बड़े नरसंहार को अंजाम दिया गया।